हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। पार्ट है 6। पिछले पार्ट्स में हमने 11 ट्रेडिशनल मेथड्स और 2 मॉडर्न मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए मॉडर्न मेथड्स को डिटेल में और एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। माय डियर लर्नर्स, जो मेथड 1 और 2 है उसे हमने पार्ट 5 में एग्जाम्पल्स की मदद से सीखा था। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स के साथ। माय डियर लर्नर्स, रेटिंग स्केल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझाया है, पर यहाँ पर आप नोटिस कीजिए रेटिंग स्केल के आगे 2 और वर्ड्स लगा दिए गए हैं, बिहेवियरली और एंकर्ड। इसका मतलब ये है कि हर एक एम्प्लॉय को रेटिंग्स देते समय उसका बिहेवियर कैसा था, इसी बात को आधार बनाया जाएगा। इस मेथड के अंदर ये बहुत जरूरी माना गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई इंपॉर्टेंट काम होता है उस समय वहां के लोग कैसा बिहेवियर दिखाते हैं, यही उनकी परफॉर्मेंस का आधार है। इस मेथड में एक स्केल डिजाइन किया जाता है और उस स्केल के अंदर कई सारे पॉइंट्स होते हैं। यही पॉइंट्स होती हैं रेटिंग्स, जो कि टास्क के हिसाब से दी जाती हैं। जैसे ही एक एम्प्लॉय को कोई क्रिटिकल टास्क दिया जाता है तो यह देखा जाता है कि वह किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। एक इवेलुएटर 5 से लेके 9 तक क्रिटिकल इंसिडेंट्स डिजाइन कर सकता है और देख सकता है कि इन क्रिटिकल इंसिडेंट्स में बिहेवियर किस प्रकार का था। अब हम एग्जाम्पल की मदद से बार सिस्टम के बारे में सीखेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस अमन के बारे में, जो कि एक ग्रोसरी शॉप में काम करती हैं। वहां पर बिलिंग काउंटर को संभालती हैं। कंपनी बहुत बड़ी है, ऐसी कई सारी शॉप्स हैं उनकी पूरे इंडिया में, और हर एक शॉप में वह अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए बार सिस्टम को ही यूज करते हैं। इनके इवेलुएटर ने एक 5 पॉइंट का रेटिंग स्केल डिजाइन किया है अप्रेजल के काम को कंडक्ट करने के लिए। यहाँ पर उसे 5 काम करने पड़ेंगे इवेलुएशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल इंसिडेंट्स। अब माय डियर लर्नर्स, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर सुना है तो आप ये जानते होंगे कि क्रिटिकल इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जरूरी घटनाएं। अब 5 पॉइंट स्केल है, इसका मतलब सेकंड पॉइंट को देखिए। यहाँ पर परफॉर्मेंस के उन्होंने 5 आयाम डिसाइड किए हैं कि 5 ऐसी डायमेंशंस हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि कैशियर अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। यहाँ पर जो 5 मेन क्रिटिकल इंसिडेंट्स उन्होंने डिसाइड किए, सबसे पहला था कीप्स मेकिंग मिस्टेक विद मनी। जब भी कोई बिल काटा जाता है तो कोई ना कोई गलती हो जाती है। सेकंड पॉइंट इसी में ही है गिविंग लेस चेंज। जब छुट्टा वापस करना होता है कस्टमर को तो सही अमाउंट वापस नहीं की जाती। दूसरा क्रिटिकल इंसिडेंस, कॉन्स्टेंटली जो कैशियर है या बिलिंग काउंटर पर जो पर्सन है वो फोन पर बातें करता रहता है जब कस्टमर का बिल बना रहा होता है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बातें तो नेगेटिव हैं, पर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप भी शॉपिंग करने जाते हैं तो कई बार कैशियर ऐसी हरकतें करते हैं। थर्ड स्केल का पॉइंट है राइट्स डेली रिपोर्ट। जब काम से घर जाने का समय आता है तो कैशियर पूरे दिन का हिसाब एक रिपोर्ट की फॉर्म में लिखकर सबमिट करके जाता है। चौथा पॉइंट जो स्केल पर है वो है हेल्प्स इन पैकिंग। जब कस्टमर का बिल तैयार हो जाता है और कस्टमर अपना सामान पैकेट में डालते हैं तो क्या कैशियर उनकी मदद करते हैं इस काम में? फिफ्थ पॉइंट
अ फ्रेंडली ग्रीटिंग टू द कस्टमर। जब कस्टमर शॉप के अंदर आते हैं तो वेलकम के तौर पर स्माइल दी जाती है उनको। दूसरी बात, जब कस्टमर की शॉपिंग पूरी हुई और वह वापस जा रहे हैं तो उन्हें स्माइल देकर थैंक यू कहना और पूछना कि आपको हमारे साथ शॉपिंग करना कैसा लगा। ये है पूरा बार सिस्टम से बनाया गया एक रेटिंग स्केल। अब इस एग्जाम्पल को इन स्टेप्स के साथ रिलेट कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक 5 स्टेप का रेटिंग स्केल बना हुआ है, पर कई बार जब ग्रुप बैठ के डिस्कस करता है इवेलुएटर्स का, तो ये पाता है कि कई सारे क्रिटिकल इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो स्केल के अंदर डालने हम छूट चुके हैं, या कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं डालना चाहिए था, तो दोबारा से री एलोकेट किए जाते हैं इंसिडेंट। सिंपली समझाऊं तो चेंज भी किए जा सकते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट्स। स्केल में काम की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही उन्हें रैंकिंग दी जाती है 1 से लेके 5 तक की, या जितना भी बड़ा स्केल है 7 पॉइंट का है या 9 पॉइंट का है उतनी रेटिंग्स दी जाती हैं। और इसी प्रकार से डेवलप कर लिया जाता है एक फाइनल इंस्ट्रूमेंट या एक फाइनल बार सिस्टम से बना हुआ स्केल। अब बारी आ जाती है इस मेथड की एडवांटेजेस को समझने की। इस मेथड्स की कई सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भी रेटिंग्स आती हैं वो बिल्कुल सही होती हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स बैठ के और डिस्कशंस करके ही स्केल को डिजाइन करते हैं। ये एक रिलायबल मेथड है जिसके ऊपर आधार बना के फ्यूचर के डिसीजंस लिए जा सकते हैं। बिहेवियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हर बिहेवियर को क्रिटिकल इंसिडेंट्स के साथ रिलेट करके ही उसका मूल्यांकन किया गया है। एम्प्लॉइज को भी ये स्केल बहुत पसंद है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या आधार है उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का। उसके साथ ही ये एम्प्लॉइज को डेवलपमेंट के गोल देता है। उसे पता लगता है कि मेरे बिहेवियर में क्या कमियां थी, क्या सही करने का मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। कई सारी डिसएडवांटेज या वीकनेस भी हैं इस मेथड की, जैसे ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और एक्सपर्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है एक कंपनी को अगर वह उनसे ऐसा कोई स्केल डिजाइन करवाना चाहती है तो। दूसरी बात यह है कि हर एक चीज का मूल्यांकन करने के लिए बिहेवियर को देखा नहीं जा सकता। कई बार एक एम्प्लॉई ने जो रिजल्ट्स बनाकर दिए, जो रिजल्ट्स अचीव करके दिए, उन्हें भी स्टडी करना चाहिए। तो इसी वजह से कई प्रकार की जॉब्स के लिए ये एक कारगर मेथड साबित नहीं हो सकता। फोर्थ मेथड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहां से एक बढ़िया और प्रॉपर बना हुआ वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ मेथड है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के अंदर कई सारी चीजों को आधार बनाया गया। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी एक एम्प्लॉय की विशेषताओं को आधार बनाते थे मूल्यांकन करने के लिए। उसके बाद आया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसने बोला कि पार्टिसिपेटिव प्रोसेस होना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाओ डिसीजन मेकिंग के अंदर। पर फिर समय और बदलता गया और यहाँ पर यह मान लिया गया कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय ही नहीं बल्कि पूरी टीम होती है जो कि टारगेट को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पीछे जिसकी मेहनत लगती है। और इसी वजह से जब एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है तो डिसीजन लेते समय मल्टीपल लोगों का उसके अंदर योगदान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाएगा, उसके पार्ट बनेंगे उसके सुपरवाइजर यानी उसके ऊपर काम करने वाले लोग, सबऑर्डिनेट्स उसके रैंक से नीचे काम करने वाले लोग, यहाँ तक कि कस्टमर्स या क्लाइंट्स जिन्हें वह अपनी सर्विसेज देता है, पीयर्स जो उसके सेम लेवल वाले लोग हैं। नटशेल समझाऊं तो हर एक पर्सन
जो एम्प्लॉय के साथ बातचीत करता है वह उस रिव्यू प्रोसेस का हिस्सा बनेगा। इस मेथड के अंदर जो भी इवेलुएटर होगा उसे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वह किस किस से? पहले तो वो क्वेश्चनियर बनाएगा जिसमें वो कई सारे क्वेश्चंस पहले से डिसाइड करके लिखेगा और उन क्वेश्चन से रिस्पॉन्स कलेक्ट करेगा उसके बॉस का, पीयर्स का और सबऑर्डिनेट्स का। कई सारे पैरामीटर्स उस क्वेश्चनियर के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे जो कि उसकी परफॉर्मेंस के होंगे या उसके बिहेवियर के होंगे। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि हर एक मैनेजर जब भी किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है तो कम से कम 2 बॉसेस का, 4 पीयर्स का और 6 सबऑर्डिनेट्स का रिव्यू लेता है उस एम्प्लॉय के बारे में। सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है चार्ट्स की मदद से, ग्राफ्स की मदद से, कमेंट्स की मदद से और फिर उस पे इंटरप्रिटेशंस करता है, तभी जाके कोई डिसीजन लेता है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वह जन्म देगा सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोसेस को। काउंसलिंग सेशंस होंगे जहां पर एम्प्लॉय की मदद की जाएगी उसकी वीकनेस को दूर करने के लिए। 360 डिग्री लिखा है, इसका मतलब हर एक प्रकार की परफॉर्मेंस को सही किया जाएगा, हर एक लोगों की रिव्यू को लेते हुए। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने परफॉर्मेंस डायमेंशंस ली हैं जो कि हैं 6 डायमेंशंस। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, जिसका भी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है उसके दूसरों के साथ रिश्ते कैसे हैं, टेक्निकल नॉलेज कैसे है और कस्टमर की तरफ उसकी सोच क्या है। अब यहाँ पर देखिए, आगे मैंने 4 कॉलम बनाए हैं जहां पर सुपरवाइजर भी उसको अप्रेज करेगा, उसके सबऑर्डिनेट्स भी, पीयर्स भी और कस्टमर्स भी। यानी सबसे पहले तो होगा सुपरवाइजर की तरफ से अप्रेजल। और सुपरवाइजर ने जब हमारी एग्जाम्पल में अप्रेजल किया तो उसने बोला कि लीडरशिप क्वालिटीज खाली छोड़ दिया, मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन, जी हाँ, सबसे अच्छे से बातचीत करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशंस, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। टेक्निकल नॉलेज भी बढ़िया है। कस्टमर ओरिएंटेशन में भी खाली छोड़ दिया गया। फिर बारी आई सबऑर्डिनेट्स की, यानी अपने रैंक से नीचे काम करने वाले लोग, उनसे भी फीडबैक लिया जा सकता है ताकि 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो। उनसे पूछा गया और उन्होंने बताया कि इनके हमारे साथ रिलेशन अच्छे हैं, नॉलेज भी है, समय आने पर हमें टेक्निकल पॉइंट समझा देते हैं हमारी जॉब के बारे में। पीयर्स यानी साथ काम करने वाले लोग, और यहाँ पर देखिए पीयर्स की राय भी मिलती जुलती ही है। जर्नली अदर डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी पूछा जा सकता है कि क्या एम्प्लॉय आपके साथ कोऑपरेट करता है, टीम की तरह आपके साथ काम करता है समय आने पर। कस्टमर से भी पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन, टेक्निकल नॉलेज और कस्टमर्स ने बताया कि हमारी तरफ इनकी ओरिएंटेशन पॉजिटिव है। तो इसी प्रकार से इस मेथड को फॉलो करते हुए सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। एक एम्प्लॉय की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। असेसमेंट खुद की तो पता होती है पर दूसरे का नजरिया भी पता चलता है अपनी तरफ। पीयर्स हैं जो कि आपको समझाते हैं कि टीम में आप किस प्रकार काम कर रहे हैं। एम्पावरमेंट फील होती है और मैनेजर जो है उसके अंदर भी ये भावना आती है कि वो दूसरों के साथ अच्छे से चले, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज करते समय उससे जूनियर्स भी उसमें योगदान देते हैं। इस मेथड में कई सारे नुकसान हैं। कभी कभी अगर किसी एम्प्लॉय के साथ नहीं बनती तो वह बायस्ड रिस्पॉन्स दे सकता है, जानबूझकर बुराई कर सकता है। और ये भी देखा गया है रिवॉर्ड्स इसी वजह से अनफेयर हो जाते हैं और बढ़िया की हुई परफॉर्मेंस भी इग्नोर हो जाती है। तो इसके साथ ही हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स सभी बढ़िया ढंग से और एग्जाम्पल्स के साथ कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गए होंगे। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलूंगी बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द।